हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिज़नेस टेक्नोलॉजी का 14 स्टेप स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रोसीजर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होते हैं वो तो आप सब लोगों को पता है। जैसे सिस्टम में डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं। जैसे कंप्यूटर के एग्जांपल ले लें, इसको भी एक सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं। जैसे प्रोसेसर हो गया, हार्ड ड्राइव और बोर्ड, पावर सप्लाई है। लेकिन ये सारे कंपोनेंट फिर इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर ये सारे एलिमेंट मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ओवरव्यू ऑफ अ सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं? अकाउंटिंग सिस्टम, तो अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ प्रोसीजर और पॉलिसीज़ टू गाइडलाइन होते हैं जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ में शो होते हैं। एक दफ़ा रिपीट भी करते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम लेट डाउन प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस दैट रिफ्लेक्ट द कंपनी पॉलिसीज। दिस टर्म्स आर एक्सप्लेन बिलो। टर्म्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे सिस्टम हो गया, फिर पॉलिसी, फिर प्रोसीजर, गाइडलाइन। एक को अलग डिस्कस करते हैं। सिस्टम में क्या आता है इसको हमने पहले भी डिफाइन किया। इसमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहे क्योंकि कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, क्योंकि इसमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव और प्रोसेसर, बोर्ड, पावर सप्लाई। लेकिन ये सारे कंपोनेंट इंटर रिलेटेड है होते हैं। फिर ये सारे एलिमेंट मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ये सारे कंपोनेंट मिलके फिर एक ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेता है। एक दफा रिड भी करते हैं। सिस्टम अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बट इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स comprising of a unified whole, a process for obtaining an objective। पॉलिसी क्या है? ये सिस्टम को रन करने के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है। जैसे सेल सिस्टम है तो वो कैसे रन करेगा, इसको जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसको हम पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी अ गाइडिंग प्रिंसिपल। थर्ड नंबर पर जो है वो है प्रोसीजर में दो चीज़ें आती हैं, अ सीरीज ऑफ एक्ट, और दूसरा नंबर अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अ सीरीज ऑफ एक्ट में क्या चीज़ें आती हैं? अ सीरीज ऑफ एक्ट जो हमने काम करने हैं। जैसे सेल प्रोसेस है तो सेल प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, इसके लिए जो प्रोसीजर हम इस्टेब्लिश करेंगे वो अ सीरीज ऑफ एक्ट में आता है। इसमें जो दूसरा नंबर पर है वो है अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जैसे परचेज साइकिल का एग्जांपल ले लें। जैसे इसमें पहले कोटेशन भेजी जाएंगे, इसके बाद परचेज ऑर्डर होता है, इसके बाद फिर गुड डिस्पैच होता है। तो इसमें एक सीक्वेंस में ये स्टेप कंप्लीट कर रहे होते हैं ना। तो इस तरह सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप में इस तरह चीज़ें आती हैं। फिर सबसे जो लास्ट वाला चीज़ है वो है गाइडलाइन। अब पॉलिसी जो है बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल है। जैसे हम परचेजिंग की बात करें तो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो क्या होंगे इसमें ये आते हैं। जैसे किसी ऐसी सप्लायर से परचेज ना करें जो मार्केट से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा हो। रिलायबल होना चाहिए। इमरजेंसीज में चीज़ें चाहिए तो वो फ़ौरन अवेलेबल करा दे। वो परचेज का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगा, ये गाइडलाइन होते हैं। अब एक दफ़ा गाइडलाइन भी रीड करते हैं। रिकमेंडेशन अप्रोच फॉर कंडक्टिंग अ टास्क। इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल सिस्टम और एक रिटन सिस्टम को हम डेवलप कर लें तो इसकी कुछ एडवांटेजेस होंगे। जैसे इसमें जो सबसे पहला है वो है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है यानी स्टैंडर्डाइजेशन आएंगे। तमाम ट्रांजैक्शन को हम एक ही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसके लिए हमने सेम प्रोसीजर बना दिया। एक दफ़ा रिपीट, ऑल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम वे एंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट प्लेसेस।
दूसरे इसके बारे में पढ़े दूसरे नंबर पर जो है, यानी सिस्टम जब बनता है तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग इसको इवेल्युएट करके सिस्टम बनाते हैं। तो वो सिस्टम बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करके मोस्ट एफिशिएंट वे में काम करता है। और ये इस तरह सिस्टम होता है कि हर कोई इसके बारे में जान ले तो ये सिस्टम इजीली अडॉप्ट कर सकता है। एक दफ़ा रीड करते, द बेस्ट प्रैक्टिस द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन कैन बी अडॉप्टेड बाय एवरीवन। इसके बारे में पढ़ते थर्ड। इसके अलावा आपके पास इस सिस्टम के रिटन प्रोसीजर और पॉलिसीज है, तो कोई भी बंदा अननोन जो है इसको फॉलो करके वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। स्टॉप कैन रिपर द रिटन प्रोसीजर इफ दे आर इन अ डाउट एज टू व्हाट टू डू। इस पोत के बारे में पलटे। नए स्टाफ की ट्रेनिंग जल्द हो सकते हैं, न्यू स्टाफ कैन बी ट्रेन मोर क्विकली। एडिटर इन ट्रांजेक्शन को ईजिली फॉलो कर सकता है अगर आपके पास सिस्टम बना हुआ है। एक दफ़ा रिपीट भी करते हैं, एडिटर कैन फॉलो ट्रांजेक्शन मोर इजीली इफ दे आर रिकॉर्डेड इन द सेम वे। और सबसे लास्ट पर जो है, ट्रांजेक्शन जो प्रोसीजर के तहत नहीं होंगे तो इसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सिस्टम से हटकी हो तो हम ये कहेंगे कि इसको डिटेल में चेक करें, लगता है इसमें कोई फ्रॉड हुआ हो या गलती है, जिसकी वजह से अनएफिशिएंसी भी आ सकते हैं। एक दफ़ा रिपीट भी करते हैं, ट्रांजेक्शन विच हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर विच कुड बी एरर और फ्रॉड्स मे बी आइडेंटिफाइड मोर इजीली। इस पैराग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का पैसा हैंडल करता है, जैसे बैंक हो गया, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम अगर फॉलो नहीं करते तो फ्रॉड और चोरी का बहुत ख़तरा होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का रिपुटेशन भी ख़राब हो जाता है। तब रीड करते, इट इज़ अ particularly important to have formal policies and procedures in a place when organizations such as solicitor or banks handle the money on behalf of their customer. As the money does not belong to the business, it is vital to have control in a place to help to prevent the loss of client funds, either through fraud, theft, or accidental loss. Should such losses occur, it will damage the organization reputation as well as potentially having legal implication. अब जो अगला टॉपिक है वो डिज़ाइनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। डिज़ाइनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। हर सिस्टम में कोई सीरीज़ और प्रोसीजर होते हैं। जो डिज़ाइनर होता है ना, वो सबसे पहले देखेंगे कि इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे अहम चीज़ ऑब्जेक्टिव होता है, जो अचीव करता है इसके बाद फिर हमें क्या रिज़ल्ट यानी आउटपुट देगा, क्या आउटपुट देगा और हमें इनपुट क्या क्या थी और हमारे इनपुट में क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक सिस्टम डिज़ाइन होता है। एक दफ़ा रीड भी करते, ईच सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर। द सिस्टम डिज़ाइनर विल need to first consider the objective of the system, the required output, and the likely input. Taking a sales as an example, जैसे एक सेल का एग्जांपल ले ले तो सेल में तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे जितनी भी सेल्स हो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होने चाहिए। इस तरह ना हो कि सेल्समैन सेल करे और पैसा अपने जेब में डाल दे। कस्टमर से जो अमाउंट कलेक्ट की गई वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, और अगर उधार पे चीज़ें बेचते हैं तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने हैं। ये एक प्रॉपर सेल सिस्टम के एक ऑब्जेक्टिव है कि वो सही टाइम पर लोगों से पैसा कलेक्ट करे। एक दफ़ा रीड भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द सेल टू ईच कस्टमर एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू बी कलेक्टेड। सेल सिस्टम में जो आउटपुट है वो क्या होगा। अब आउटपुट में क्या आता है, अगर हमने सेल्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है तो इसका जो एनालिसिस है कि किस डेट को कितनी सेल हुई है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, वो आउटपुट हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं और रिसीवेबल का रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं।
आउटपुट में क्या होगा, एन एनालिसिस ऑफ अ सेल्स बाय डेट एंड बाय प्रोडक्ट टाइप, अ रिपोर्ट शोइंग अमाउंट ओविंग फ्रॉम द रिसीवेबल एंड हाउ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग। सेल्स सिस्टम का इनपुट जो है वो क्या होगा, कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है ना तो वो इनपुट में आता है। आम बस ये याद रखना चाहिए, कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है ना तो वो इनपुट में आता है। अब अगर हमने ये सिस्टम डेवलप किया हुआ है तो हम कस्टमर को अलाउ कर देते हैं कि वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है फैक्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, या आजकल जो ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाता है इस तरह। इनपुट कस्टमर प्लेस ऑर्डर बाय टेलीफोन। आपको पता होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बाद इसके कौन कौन सी आउटपुट है और इसके कौन कौन सी इनपुट है। आपको इजीली देख सकते हो कि हम इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फिर आउटपुट इसकी इनपुट, हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम ये इजीली देख सकते हैं और हम इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे सिस्टम कैसे कैसे होते हैं, तो सिस्टम कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम कैसे होते हैं, सिस्टम प्रॉपर सीक्वेंस में होता है और इसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। जैसे परचेज साइकिल का एग्जांपल ले लें, द डिज़ाइनर दैट नीड टू कंसिडर मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट। फॉर एग्जांपल, जैसे परचेज साइकिल में हम पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं, ऑर्डर रिसीव्ड, इस ऑर्डर के बेस पे हम गुड डिलीवर डिस्पैच करेंगे और साथ में गुड डिलीवरी नोट भी भेज दे जाएंगे। डिलीवरी नोट को हमारा कस्टमर साइन करके एक कॉपी हमें वापस भेज देंगे। फिर जब सारे गुड डिस्पैच हो जाएंगे, इसके बाद इनवॉइस सेंड टू कस्टमर, कस्टमर को इनवॉइस सेंड कर देंगे। इसके बाद फिर रिसीवेबल लेजर में सेल रिकॉर्डिंग इन अकाउंट, यानी रिसीवेबल लेजर में सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद फिर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, बाद में हमने भी यानी पैसे लेने हैं तो इसकी स्टेटमेंट भेज देंगे और हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगा। और लास्ट पर अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉलोड अप। और अगर हमने 30 दिनों की क्रेडिट पर सामान भेजा हुआ था और अब तक रिकवर नहीं हुआ, और हम इसको फिर फॉलो कर सकते हैं, यानी टेलीफोन कर सकते हैं कि आप अपने पेमेंट को क्लियर कर दें। जैसे पहले ऑर्डर रिसीव होता है, फिर हम सामान भी भेज देते हैं, इसके बाद हम इनवॉइस भी भेज देंगे। सामान को डिस्पैच होने के बाद फिर इनवॉइस भेज देंगे कस्टमर को और अपने बुक्स में सेल रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगा। और अगर हमने उधार पर चीज़ें भेजी हुई है तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, यानी टेलीफोन वगैरह इस तरह चीज़ें कर सकते हैं। ये सारा सीक्वेंस अगर आपके सामने पड़ा हुआ है, देन कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग नहीं रह सकता। और अगर हमने सीक्वेंस अपने सामने परमानेंट नहीं लिखा तो एरर और फ्रॉड का चांसेस का इम्कान बहुत ज़्यादा होगा। एक दफ़ा रीड भी करते, फॉर ईच स्टेप इन द सिस्टम अ प्रोसीजर इज देन डिज़ाइन यूजिंग द सेम फॉर्मेट एज पर द सिस्टम। The designer should also consider what could go wrong and incorporate control into the system to try to prevent such errors. अब हम ऑर्डरिंग स्टेज के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्डरिंग जब हम करते हैं इसका सिस्टम कैसे होता है। लेट अस कंसीडर फॉर द ऑर्डरिंग स्टेज ऑफ द सिस्टम। इसमें जो सबसे पहला है वो सारे सिस्टम में ऑब्जेक्टिव आउटपुट इनपुट होते हैं। तो अब ऑर्डरिंग स्टेज में आउटपुट ऑब्जेक्टिव आउटपुट इनपुट कैसे होता है। लेट अस कंसीडर दिस ऑर्डरिंग स्टेज ऑफ द सिस्टम। ऑर्डरिंग स्टेज सिस्टम कैसा होगा, इसमें हर सिस्टम में ऑब्जेक्टिव होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, लेकिन ऑर्डरिंग स्टेज के ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑर्डरिंग स्टेज के ऑब्जेक्टिव, हमने ये सारी स्टेजेस पढ़ी, हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ऑर्डरिंग स्टेज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा,
तो इंश्योर करें जो ऑर्डर रिसीव हो वो फ़ौरन से प्रोसेस हो जाए और सही प्रोसेस हो जाए, यानी बी का ऑर्डर रिसीव हो वो सी को ट्रांसफ़र ना किया जाए और चीज़ें वहाँ भेजी जाए जहाँ से पैसे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव टू रिसीव एंड प्रोसेस ऑर्डर क्विकली एंड एक्यूरेटली, to ensure that goods are only dispatched where the amount charged will be collectible। ऑर्डरिंग स्टेज में जो आउटपुट है वो क्या होगा? ऑर्डरिंग स्टेज में जो आउटपुट है वो क्या होगा? ऑर्डरिंग स्टेज का आउटपुट क्या होगा? डिपेंडेंटली डिस्पैच को ऑर्डरिंग स्टेज के बाद होता है। डिस्पैच ऐसे होनी चाहिए कि आप डिस्पैच डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शन दे सके कि आप डिस्पैच करें और अकाउंट डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सके कि आप इनवॉइस भेज दें। गुड डिस्पैच नोट आपकी डिस्पैच डिपार्टमेंट में चला जाएगा और इनवॉइस नोट आपके इनवॉइस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, आउटपुट्स इनपुट टू डिस्पैच डिपार्टमेंट टू डिस्पैच गुड्स, इंस्ट्रक्शन टू अकाउंट डिपार्टमेंट टू इनवॉइस। ऑर्डरिंग स्टेज में जो इनपुट्स है वो क्या है? इनपुट में नॉर्मली ऑर्डर रिसीव होता है, इनपुट में नॉर्मली ऑर्डर होता है टेलीफोन पर फैक्ट के थ्रू या आजकल जो ऑनलाइन भी हो सकता है। इनपुट नोट आप अ टेलीफोन कॉल, व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग सबसे आखिरी जो है, यानी अगर आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, प्रोसीजर और पॉलिसीज़ आपने नहीं बनाई हुए है, तो फिर आपको मसाइल आ सकता है। सबसे पहले जैसे डिटेल ऑफ द ऑर्डर में लॉस्ट, फिर आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ को डिलीवर करना है और कितने डिलीवर करना है। सेकंड नंबर पर डिटेल ऑफ द ऑर्डर मे नॉट बी पास्ड ऑन टू डिस्पैच एंड आर इनवॉइसिंग, यानी डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट तक आपकी या अकाउंट डिपार्टमेंट के पास ऑन न करे, ये आउटपुट का है। और जो सबसे आखिरी है, ऑर्डर में बी प्रोसेस फ्रॉम कस्टमर हु इज़ अनविलिंग अनएबल टू पे, ये इनपुट का है कि इनपुट में आपने इस कस्टमर का ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया जो कि पे ही नहीं कर सकता, तो ये मसाइल आपको आ सकता है। तो हर स्टेप को आपने कंट्रोल करना है। इसके बाद फिर अगला टॉपिक है परचेज एंड सेल सिस्टम। परचेज एंड सेल सिस्टम ये 2 पेजेस है। परचेज एंड सेल सिस्टम ये सारा जो है वो 2 पेजेस में मैंने लिख दिया है। ये आपको अच्छी नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा गुजारा कर इसके बाद फिर जो अगली टॉपिक है उसकी पीडीएफ बहुत अच्छी नज़र आएंगे, लेकिन इस पर थोड़ा गुजारा कर। ये मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इसलिए बहुत छोटा छोटा लिख दिया है। और हाँ, तो अब ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। परचेज एंड सेल सिस्टम, परचेज रिक्विजिशन। पर ये स्टोर डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन नोट भेज देंगे परचेज डिपार्टमेंट को। ये एक रिक्वेस्ट होता है परचेज रिक्विजिशन, इसमें जो ये सबसे पहला है, ये स्टोर डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन नोट भेजेंगे परचेज डिपार्टमेंट को। ये एक रिक्वेस्ट होता है कि आप ये चीज़ मार्केट से ख़रीदें। ये परचेज रिक्विजिशन स्टोर कीपर बनाता है और स्टोर मैनेजर अथोराइज करता है, यानी इसका साइन इस पर होता है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। परचेज रिक्विजिशन सेंड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट, सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट हु विल फाइंड आउट सप्लायर, prepared by the storekeeper, authorized by the store manager, farmer request to buy material। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कंटेंट ऑफ परचेज रिक्विजिशन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा रीड करता हूँ। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे डेट, सिग्नेचर ऑफ द स्टोर कीपर स्टोर मैनेजर, टाइप्स ऑफ मटीरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल,
मतलब टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल चाहिए, कितनी मटेरियल चाहिए, सप्लायर का नाम वगैरह, सप्लायर की कैटलॉग वगैरह, इस तरह चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर है तो इसको डायरेक्ट परचेज ऑर्डर देता है, और अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर नहीं है तो फिर नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। तो फिर नया सप्लायर को ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए वो लेटर ऑफ इंक्वायरी बेच देता है मार्केट में। ये परचेज डिपार्टमेंट बेचता है मार्केट में मुख्तलिफ सप्लायर को कि लेटर ऑफ इंक्वायरी बेचता है मार्केट में मुख्तलिफ सप्लायर को। इसमें क्या क्या चीज़ें थे कि हमें ये चीज़ चाहिए, कितने प्राइस पे देंगे और कितना टाइम लगेगा, जितनी भी सवालत इसके जहन में होते हैं सब कुछ वो नए सप्लायर से पूछता है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें आती है। सेंड बाय द परचेज डिपार्टमेंट, सेंड टू डिफरेंट सप्लायर इन द मार्केट, inquiry about the price, delivery time, delivery charge maximum and minimum, quantity, terms of payment, etc. लेटर ऑफ इंक्वायरी के बाद फिर लेटर ऑफ रिप्लाई आता है। लेटर ऑफ रिप्लाई ये सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। परचेज डिपार्टमेंट ने जितनी भी सवाल पूछ ली होती है इन सारी बातों का जवाब सप्लायर लेटर ऑफ रिप्लाई में देता है। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं लेटर ऑफ रिप्लाई में क्या क्या चीज़ें आते हैं। सेंड बाय द सप्लायर टू परचेज डिपार्टमेंट, आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी, अगर प्राइस लिस्ट पर स्टैंडर्डाइज, अगर स्टैंडर्डाइज मटेरियल के बारे में पूछ लिया है तो प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग के जवाब में के बेस पे जवाब देगा। नॉन स्टैंडर्डाइज मटेरियल के बारे में पूछ लिया हुआ है तो कोटेशन भेजी जाएंगी। और अगर सर्विसेज के बारे में लेटर ऑफ इंक्वायरी था तो लेटर ऑफ रिप्लाई एस्टिमेट्स की एस्टिमेट्स इस तरह होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लेटर ऑफ रिप्लाई परचेज डिपार्टमेंट सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सप्लायर। ऑन द बेसिस ऑफ लेटर ऑफ रिप्लाई के रीज़न पर जो सप्लायर सबसे अच्छी क्वालिटी की सामान और रीज़नेबल प्राइस पर भेजेंगे तो इसको सेलेक्ट किया जाता है। फिर परचेज ऑर्डर होता है। परचेज ऑर्डर इसमें क्या क्या चीज़ें थी, परचेज ऑर्डर क्या है। फिर परचेज डिपार्टमेंट सेलेक्टेड सप्लायर को और एग्जिस्टिंग सप्लायर को परचेज ऑर्डर भेजते हैं कि हमें ये कि आप हमें ये चीज़ भेज दें। परचेज ऑर्डर सेंड बाय द परचेज डिपार्टमेंट, सेंड टू सेलेक्टेड और एग्जिस्टिंग सप्लायर, sent by purchase order sent by the purchase department, sent to selected or existing supplier, farmer request to deliver material। इसकी परचेज ऑर्डर के 4 कापीज होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो सबसे पहले सप्लायर को सेंड कर देते हैं। दूसरे नंबर पर परचेज ऑर्डर का गुड रिसेप्शन, दूसरे नंबर पर परचेज ऑर्डर के कापीज को गुड रिसीव सेक्शन को सेंड कर देते हैं कि तैयार रहो सामान आने वाला है। थर्ड नंबर पर स्टोर डिपार्टमेंट, तीसरे नंबर पर परचेज ऑर्डर की कापी को स्टोर डिपार्टमेंट वाले को भेजते हैं कि आपका अरमान पूरा हो गया, हमने परचेज ऑर्डर कर दिया। और चौथे नंबर पर अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज दे है परचेज ऑर्डर का कापीज को अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को भेजते। चौथे नंबर पर अकाउंट डिपार्टमेंट को परचेज ऑर्डर की कापीज को सेंड कर देते हैं कि पैसे को तैयार रखो, हमने परचेज ऑर्डर दिया हुआ है। कंटेंट ऑफ द परचेज ऑर्डर इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे डेट हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया। इसके बाद कंटेंट ऑफ द परचेज ऑर्डर में तीसरे नंबर पर सप्लायर की नाम होता है, इसका एड्रेस होता है, इसका टेलीफोन नंबर होता है। चौथे नंबर पर बायर के जो नेम होते हैं, एड्रेस, टेलीफोन वगैरह, ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन एक दफ़ा
पढ़ता हूँ कि ये किस तरह होते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कौन से क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितने मटेरियल चाहिए, टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल चाहिए, डिलीवरी डेट, प्राइस, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ परचेज आर्डर के कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ चीज़ें आता है। इसके बाद फिर होता है एडवाइस नोट। ये लोगों को के लिए ये एक आखिरी पेज है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी लिखी हुई है, आप लोगों को अच्छी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद फिर जो अगली पीडीएफ सारी की सारी पीडीएफ बहुत अच्छी नज़र आएंगे। लेकिन इस पर थोड़ा गुजारा कर, ये टॉपिक तो लो वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ना था इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया हुआ है। इसके बाद फिर आता है एडवाइस नोट। ये सप्लायर बायर के लिए भेजता है कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हुआ। सेंड बाय द सप्लायर टू बायर कंफर्मेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर। क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट, इस चीज़ इस पर भी होती है। इसके बाद फिर डिलीवरी नोट होता है। इसके बाद फिर डिलीवरी नोट होता है। डिलीवरी नोट जब सप्लायर बायर के लिए सामान बेचते हैं तो इसके साथ डिलीवरी नोट भी बेच देते हैं। डिलीवरी नोट सेंड बाय द सप्लायर अलॉन्ग विद द गुड्स। इसके भी दो कॉपीज होते हैं। कॉपीज ऑफ द डिलीवरी नोट, 2 कॉपीज। 1 कॉपी रिटर्न बाय द बायर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एक बायर अपने साथ रख देते हैं और दूसरा सप्लायर को वापस भेज दे देता है कि आपका सामान हमें सही सलामत पहुंच गया। 1 कॉपी रिटर्न बाय द बायर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1 कॉपी इज टेकन back to supplier by the driver to confirm the supplier that goods have been delivered to our right person। इसके बाद फिर गुड रिसिप्ट नोट होता है। गुड रिसीव नोट, जब सामान रिसीव होता है तो ये गुड रिसिप्ट सेक्शन बनाता है। सेंड बाय द सप्लायर अलॉन्ग विद द गुड रिसिप्ट नोट। इसमें क्या क्या आता है? प्रिपेयर्ड बाय द गुड रिसिप्ट सेक्शन, जब सामान रिसिप्ट होता है तो ये गुड रिसिप्ट सेक्शन बनाता है। गुड रिसिप्ट नोट प्रिपेयर्ड बाय द गुड रिसिप्ट सेक्शन और स्टोर कीपर। इसके भी 4 कॉपीज होते हैं, वो किस किस को सेंड कर देते हैं। पहले अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को, इसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट वालों को, इसके बाद परचेज डिपार्टमेंट। रिटर्न बाय द गुड्स सेक्शन। गुड रिसिप्ट नोट तो हो गया। इसके बाद जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है इनवॉइस। इनवॉइस में क्या क्या चीज़ है? ये सप्लायर बायर अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज देता है कि बराई करम आप अपना पेमेंट क्लियर कर दें। इनवॉइस सेंड बाय द सप्लायर टू बायर अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट। बायर अकाउंट डिपार्टमेंट विल चेक द इनवॉइस। बायर अकाउंट डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि क्वांटिटी सही है कि नहीं, तो वो गुड रिसिप्ट सेक्शन नोट के साथ। और अगर प्राइस को चेक करता है कि वो प्राइस सही है कि नहीं, वो तो वो परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर करेगा कि किस तरह है, गलत तो नहीं है प्राइस, उसने गलत प्राइस तो नहीं लगा दिया हुआ है। तो गुड रिसिप्ट नोट टू कंफर्म क्वांटिटी, परचेज ऑर्डर टू कंफर्म परचेज प्राइस। कंटेंट ऑफ द इनवॉइस ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा भी करते हैं। इनवॉइस कंटेंट ऑफ द इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे डेट हो गई, किस डेट पर ये इनवॉइस भेजी, सिग्नेचर हो गई, रेफरेंस नंबर हो गए, प्राइस पर यूनिट, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, सप्लायर नेम, एड्रेस, टेलीफोन डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक्सेट्रा, सप्लायर नेम, एड्रेस वगैरह, बायर नेम, ये सब कुछ इनवॉइस कंटेंट ऑफ द इनवॉइस में होते हैं, लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था सेल एंड परचेज सिस्टम, जो कि क्लियर हो गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम, पेरोल सिस्टम में पेरोल सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पेरोल सिस्टम ये इम्पोर्टेंट एरिया है हमारा, इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। इसकी वजह यह है, अगर कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है तो जिनके ड्यूज़ है इसको पैसे ना मिले, या फिर एम्प्लॉय को पूरा पैसे ना मिले, या फिर इनको ऐसे ओवर टाइम का पैसा मिले जो उन्होंने किया ही ना हो, या फिर ओवर टाइम के लिए ज़्यादा पैसे दी हुई हो, या फिर आपका सिस्टम इतना वीक हो कि कोई बंदा इसको हैक करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
ये तमाम मसाइल आ सकते हैं, लेकिन इसको आने नहीं चाहिए। ये पेरोल सिस्टम का कंप्लीट सिस्टम है, ये पेरोल का कंप्लीट सिस्टम है। इसके बारे में पेरोल में कुछ इनपुट्स होते हैं, पेरोल में कुछ इनपुट्स होते हैं। दो किस्म का डेटा एम्प्लॉय के आपके साथ होता है, एक होता है फिक्स डेटा और दूसरा है वेरिएबल डेटा। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि फिक्स डेटा किस तरह होता है। फिक्स डेटा, इसमें जो सबसे पहले हम पेरेट के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स डेटा का पेरेट, जो फिक्स डेटा के पेरेट जिसका पेरेट नॉर्मली चेंज नहीं होता, फिक्स डेटा का पेरेट जिसका पेरेट नॉर्मली चेंज नहीं होता, लेकिन जब चेंज होता है फिर आपने फिक्स रखना है, यानी इसमें फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते। एक दफ़ा पे फिक्स डेटा का जो पेरेट है ना, जिसका पेरेट नॉर्मली चेंज नहीं होता, लेकिन जब चेंज होता है फिर आपने ये फिक्स रखना है, यानी इसमें फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता। इसके बाद लीवर्स, जो लोग निकल निकल के या चले गए उनका डाटा निकाल के जो पेमेंट इसका बनता है वो दिया जाए। इसके बाद फिर स्टार्टर्स, जो नया स्टाफ आया है इनको इंक्लूड किया जाए ताकि इनको का सैलरी मुकर्रर किया जाए, ये भी फिक्स डेटा में आता है। इसके बाद फिर हॉलीडेज़, छुट्टियाँ कितनी होंगी वो पहले से तय किया जाता है, ये भी फिक्स्ड होता है, ये फिक्स डेटा था। जबकि अब हम वेरिएबल डेटा पर आते हैं। वेरिएबल डेटा, एक वेरिएबल डेटा होता है जिसमें हर माह उनके टाइम से रिलेटेड, जैसे टाइम शीट पे किस प्रोडक्ट पे कितने घंटे लगे और हर प्रोडक्ट का रेट सेम ना हो। जैसे एक टीचर का एग्जांपल ले लें, जब एक टीचर फाउंडेशन लेवल का पेपर पढ़ाता है तो इसका रेट कम होगा, जब स्किल लेवल का पेपर पढ़ाते हैं तो इसका रेट ज़्यादा होगा। अगर एक टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो इस को आप टाइम शीट से देखते हैं कि किस सब्जेक्ट पे कितने लेक्चर पढ़ाए, किस सब्जेक्ट पे कितने लेक्चर पढ़ाए, ताकि हर एक का रेट अप्लाई करे। सो वेरिएबल डेटा है जो हर माह चेंज होता है। टाइम शीट के बारे में तो पढ़ा, इसमें जो आप क्लार्क कार्ड, इसमें एम्प्लॉय के आने जाने का टाइम लिख दिया जाता है। सीक लीव सीक लीव सीक लीव, ये डेटा भी हर महीने चेंज होता है क्योंकि एम्प्लॉय कभी बीमार नहीं होता और कभी बीमार होता है ज़्यादा दिनों के लिए, तो ये भी वेरिएबल डेटा है। वेरिएबल डेटा और फिक्स डेटा, इन दोनों का एनालिसिस करके पेरोल सिस्टम में इनपुट दी जाती है। अब इसमें हमें आउटपुट क्या मिलते हैं, जैसे ग्रॉस पे, टैक्स, नेट पे। अब हम ग्रॉस पे थोड़ा बात करते हैं। ग्रॉस पे, इसको ओवरऑल कितने पैसे देने होते हैं, ये ग्रास पे है। टैक्स, टैक्स में क्या आता है, फाई जो है ये टैक्स है, एक टैक्स है। पे एज यू एन वो एक टैक्स है। पाई इसमें आता है, पाई की कैलकुलेशन करके टैक्स डिडक्शन करनी है और फिर ये टैक्स हम टैक्स अथॉरिटी को दे देंगे। पाई तो एक किस्म का टैक्स है ना, तो इसका कैलकुलेशन करके टैक्स डिडक्शन करते हैं, फिर ये टैक्स अथॉरिटी को हम दे देंगे। इसके बाद फिर नेट पे आता है, ग्रास पे से टैक्स डिडक्ट करके नेट पे आता है और फाइनली नेट पे एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब पेरोल रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। पेरोल रिपोर्ट, अब हम ट्रांसफ़र करने के बाद हमने पूरी की पूरी पेरोल रिपोर्ट तैयार करनी है, बल्कि हमने पे स्लिप भी इशू करनी है और एम्प्लॉय के देने हैं। इसमें पे स्लिप में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, जैसे ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए, डिडक्शन होनी चाहिए, नेट पे कितने में है, ये सब कुछ इसमें होने चाहिए। और फिर इसके बाद मेक्स अ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एम्प्लॉय को पेमेंट बनता है नेट पे, अपने एम्प्लॉय को देना है, और जो टैक्स है वो टैक्स अथॉरिटी को देना है। एक दफ़ा मेक्स अ पेमेंट, एम्प्लॉय रिसीव नेट पे, गवर्नमेंट रिसीव टैक्सेशन।
अब हम द मेन स्टेजेस इन द पेरोल सिस्टम एंड द इश्यूज टू बी कंसीडर आर एज फॉलोज। मेन स्टेजेस इन द पेरोल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो मेन स्टेजेस होते हैं पेरोल सिस्टम में, इसमें सबसे पहले हावर्स वर्क रिकॉर्डेड, इसके बाद ओवर टाइम रिकॉर्डेड, फिर पे रेट्स अपटेन, फिर पे कैलकुलेशन, आखिर में डिडक्शन और नेट पे हो जाता है। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो हावर वर्क रिकॉर्डेड। जो एम्प्लॉयज़ है उसने कितने घंटे काम किया है, क्लॉक का टाइम शीट को इस्तेमाल करके उसकी सारी चीज़ें देख के हम रिकॉर्ड करते हैं कि उसने कितने घंटे काम किया है। फिर इसके बाद सुपरवाइज़र इसके हावर्स वर्क को सुपरवाइज करता है। एक दफ़ा रिपीट भी कहते हैं हावर वर्क्स रिकॉर्डेड। हावर्स पेड एम्प्लॉयज़ विल रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द हावर्स वर्क। दिस इज़ यूजुअली डन यूजिंग क्लॉक कार्ड, टाइम शीट, पंच कार्ड ऑन विच मशीन रिकॉर्ड स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग द टाइम वर्क। हावर्स वर्क आर यूजुअली ऑथोराइज बाय अ सुपरवाइजर। इसमें जो दूसरा है वो है ओवर टाइम रिकॉर्डेड। ओवर टाइम रिकॉर्डेड में फिर इसमें ओवर टाइम क्या है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद ओवर टाइम रिकॉर्डेड सैलरीड एम्प्लॉयड may receive additional pay for overtime hours. If so, they will submit a timesheet with detail of the hours work. फिर पे रेट्स अपटेंड के बारे में पढ़ लें। पे रेट्स अपटेंड, इसके बाद पे रेट्स है, ये पैक्स डेटा से आप हासिल करते हो। इसके बाद अगर मैनुअल सिस्टम है मैनुअली देखेंगे, और अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है तो फिर आप एम्प्लॉय कोड देंगे तो इसका सारा डेटा खुद ब खुद आ जाता है। सिंपली आपने इसके हावर्स को इनपुट करना है, ऑटोमेटिकली इसको पे हो जाता है। और अगर मैनुअल सिस्टम है तो जो पे क्लॉक है आपने मैनुअली इन चीज़ों को देखना है, मैनुअली देख के रेट चार्ज करना है। एक दफ़ा रीड करते पे रेट्स अपटेन, पे हावर्स आर पर मंथ। इफ इट इज़ अ मैनुअल सिस्टम द पे क्लॉक विल मैनुअली लुक दिस अप। इफ इट इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम द कंप्यूटर विल डू सो। व्हेन पे रेट्स आर चेंज दिस मस्ट बी ऑथोराइज बाय सीनियर मैनेजर। इसके बाद फिर आता है पे कैलकुलेशन। पे कैलकुलेशन, इसके बाद पे की कैलकुलेशन होते हैं, यानी जब हावर्स ले लिया, रेट ले लिया, इस हिसाब से ग्रॉस पे कैलकुलेट करना है। फिर जो डिडक्शन करने हैं, जैसे टैक्स में पाई हो गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन होंगे, तो ये सारे टैक्स को ये सारे कैलकुलेशन टैक्स जो है हम डिडक्ट करेंगे। बाकी जो बच जाते हैं उनको ट्रांसफ़र करना है उनको ट्रांसफ़र करना है उनकी बैंक अकाउंट में। ये नॉर्मली ज़्यादातर कैश में भी हो सकता है। हाँ, एक दफ़ा रिपीट करते हैं। पे कैलकुलेटेड हावर्स आर multiply by rate or set a monthly pay. If calculation monthly, someone else should check a few of the transaction. इसके बाद फिर आता है डिडक्शन कैलकुलेशन। इसको हम डिपेंडिंग ऑन द कंट्री दिस कुड बी टैक्स, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस पे एंड फाइनली नेट पे इसको आखिर में दी जाती है। पे कैलकुलेशन सबसे पहले हावर्स वर्क रिकॉर्डेड होते, इसके बाद ओवर टाइम रिकॉर्डेड होते, फिर पे रेट्स अपटेन होता है, इसके बाद पे की कैलकुलेशन करते, फिर टैक्स वगैरह जो है वो डिडक्ट करके नेट पे आखिर में उसको दी जाती है। ये दो स्टेप को फिर दफ़ा पढ़ते हैं। पे की कैलकुलेशन किस तरह होते हैं, इसके बाद पे की कैलकुलेशन किस तरह होते हैं। जैसे पे यानी जो हावर्स ले लिया, रेट ले लिया, इसके हिसाब से ग्रॉस पे कैलकुलेट कर लिया, फिर हम डिडक्शन करेंगे, यानी टैक्स में जो पाई हो गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो ये सारी कैलकुलेशन डिडक्ट करेंगे और आखिर में नेट पे एम्प्लॉय को दी जाती है।